Hello, hello friends. My name is Akshay Mantri. I am a CA फाइनल स्टूडेंट और अपन ने CA फाइनल लॉ का रिवीजन स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने सेक्शन 165 तक देखा लास्ट वीडियो में। ये वीडियो में अपन शुरू करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। अब कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो रखना है, तो फिर कौन से कंपनी को एप्लीकेबल है, कितना रखना एप्लीकेबल है, वो अपन देखते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 रखना कंपलसरी है। देन डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ कंपनीज, और स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कंपनीज बोली हुई है जिनको ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना है। इसके अंदर टोटली प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है। प्राइवेट लिमिटेड को मैंडेटरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखे, जो भी है पब्लिक कंपनीज को। लिस्टेड को तो कंपलसरी है, और बाकी जो भी ऑल अदर पब्लिक कंपनीज है उनको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है। अगर आप ये थ्रेशोल्ड को फुलफिल करते हो, कंप्लीट करते हो, तभी आपको जो है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स रखना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? प्रोडक्ट शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर। राइट। ऑल अदर पब्लिक कंपनीज जिनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या तो टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या तो उनका एग्रीगेट लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना उनको मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। If due to composition of audit committee any higher number of independent directors required, such higher number shall be applicable। और अगर समझो ऑडिट कमेटी अपन अपने कंपनी में बनाते हैं, ऑडिट कमेटी अपन फॉर्म करते हैं, तो अगर उनके कंपोजिशन के हिसाब से कोई ज्यादा रहना चाहिए, हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास इससे ज्यादा रहना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो फिर वहां पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उनके केस में अगर समझो वो 3 या 4 बोलते हैं, तो वहां फिर अपने को ये कंडीशन अप्लाई होगी, एटलीस्ट 2, या फिर ये 1/3 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉट रिक्वायर्ड इफ कंपनी ceases to fulfill any of the 3 conditions as specified for 3 consecutive years। जो भी ये 3 कंडीशंस इन्होंने आप डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए बोली है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप अगर लगातार 3 साल तक फुलफिल नहीं करते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। Joint ventures, wholly owned subsidiaries and dormant companies are not required under Rule 4(1) which mentions about mandatory appointment of independent directors। जो भी जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडीज और डोरमेंट कंपनीज है, जो भी ऐसे पब्लिक कंपनीज जो भी है, उनको जो है एप्लीकेबल नहीं है बोल रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हु कैन बिकम द डायरेक्टर, कौन बन सकता है इन रिलेशन टू अ कंपनी, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु फुलफिल्स द क्राइटेरिया अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर होल टाइम डायरेक्टर, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में बनना चाहता है ना, तो वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या फिर नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब कंडीशंस बोले वाली है कि किसको किसको बनाना है और किसको किसको नहीं बनाना है। किसको बनाना चाहिए? हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पॉजेस रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा बंदा जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन करता है और वो पजेस के उसके पास रिलेवेंट नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसको ही अपन जो है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। किसी अरे गहरे को जाके अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाएंगे बोल रहे। इसको एग्जाम्पशन क्या बोला है? गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड में जो है शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी यहाँ पे बोर्ड बोल रहा है, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड के ओपिनियन में वो आदमी इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए और उसको एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड के जगह पे मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो उस कंपनी को रन करता है, उनके हिसाब से वो आदमी जो है वो इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए और उसका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। Who is or was not a promoter of the company or its holding subsidiary or associate। जो भी आदमी अपन जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, वो जो है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए बोले, अपनी कंपनी का, अपनी होल्डिंग का, अपनी सब्सिडरी का, अपने एसोसिएट का। अब इसको कैसा याद रखना है? ऊपर, नीचे, बाजू में
होल्डिंग ऊपर, सब्सिडरी नीचे, बाजू में सब्सिडरी, बाजू में एसोसिएट, इन दोनों तीनों का भी जो है वो, या वो जो है हु इज और वाज, यानी कि इज का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट, अभी, वो वहां पे जो है प्रमोटर नहीं रहना चाहिए, और वॉज यानी कि पास्ट में, उस कंपनी के पास्ट में भी वो कभी वहां का प्रमोटर नहीं रहना चाहिए। इन सभी का कंपनी ऊपर नीचे बाजू, इन तीनों के भी केस में प्रेजेंट और पास्ट वो प्रमोटर था क्या, ये अपन देखेंगे। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट। हु इज यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में जो भी प्रेजेंट का प्रमोटर है या फिर डायरेक्टर है जो भी कंपनी के अंदर, या फिर उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के अंदर, उनसे वो रिलेटेड नहीं रहना चाहिए। रिलेटेड पार्टी जो है वो यहाँ का भाई नहीं रहना चाहिए उसका, उस इन कंपनीज का या फिर इन कंपनीज के डायरेक्टर्स में उसका रिलेटेड पार्टी जो है वो प्रमोटर या फिर डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए। Who as or had no pecuniary relationship other than remuneration such as director or having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company, its holding subsidiary associate or their promoters or directors during two immediately preceding financial years or during current financial year। क्या बोल रहा है देखो, उस आदमी का हैज और हैड है या फिर था कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, यानी कि इनकम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अदर देन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन किसको, रेमुनरेशन, भाई अब तुम डायरेक्टर हो तो तुमको कुछ तो भी सैलरी मिलेंगी ना, तो वो हम छोड़ देते, वो रेमुनरेशन हम तुम्हारा छोड़ देते, और क्या छोड़ रहे, और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इस टोटल इनकम, और तुम्हारे टोटल इनकम से 10% से ज्यादा की इनकम जो भी है वो किससे किससे नहीं होने चाहिए, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और इसमें क्या डाल दिया, इस कंपनी का प्रमोटर और इस कंपनी का डायरेक्टर्स। और ये क्या बोल रहा है, कितने, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में या फिर इस सालों में तुम्हारा कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ में। और यहाँ पे एमसी का क्लैरिफिकेशन क्या है देखो, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कोई कोई ट्रांजैक्शंस में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप हो सकता है बोले। Has clarified that in case a transaction entered into by an independent director with the company concerned is at par with any member of the general public, अगर समझो कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कि at par है, आर्म्स लेंथ प्राइस जिसको अपन बोलते हैं, and at the same price is payable paid by such member of public, it would not attract the bar of pecuniary relationship। और जहां पे आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएंगी वहां पे पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का बार नहीं आएगा बोल रहे, ठीक है। therefore independent director will not be said to have pecuniary relationship under this section। जहां पे तुम आर्म्स लेंथ प्राइस पे काम कर रहे वहां पे तुम्हारा पेक्यूनियरी रिलेशनशिप की बात नहीं आ रही। अभी देखो क्या बोलो यहाँ पे, चलो अपन एक डीमार्ट का केस लो, डीमार्ट का केस है भाई, मैं जो है डीमार्ट का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, हाँ, तो मेरा पेक्यूनियरी रिलेशनशिप क्या हो गया भाई, रिलेशनशिप क्या बोल रहे हो आपस से भाई, मुझे जो भी है, मैं डीमार्ट को अगर कोई सेल करता हूँ, डीमार्ट में जो भी मेरी एक दूसरी कोई तो भी XYZ कंपनी है, राइट, अब ये XYZ कंपनी जो है डीमार्ट को माल बेचती है, तो मुझे डीमार्ट से इनकम हो रही है, और ये इनकम जो है मैं जो दूसरे मार्केट में मेरा जो भी रिलायंस मार्ट को भी मेरा माल जाता, अब मैं जो है यहाँ पे XYZ लिमिटेड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, XYZ जो है, XYZ में कौन, मिस्टर पी, समझो मिस्टर पी का है XYZ, और मिस्टर पी जो है वो डीमार्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो फिर यहाँ पे उसका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो रिलायंस स्मार्ट को बेचता है उसी प्राइस पे वो डीमार्ट को भी बेच रहा है, तो वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पशन किसको बोल रहा है ये, स्मॉल शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इफ इट हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट, और ये जो भी है एग्जाम्पशन बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनीज को, ये सेक्शन पेक्यूनियरी रिलेशनशिप वाला है जो उनके केस में अप्लाई नहीं होगा। नन ऑफ हुज रिलेटिव, अब अपन उसको तो कंडीशन डाले और उसके रिलेटिव भी क्वेश्चन है, क्या इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब वो जो भी बंदा है उसका कोई भी रिलेटिव उस
जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में जो है पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी उस पिछले 2 सालों के अंदर उस कंपनी का, उसके होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट का कोई भी सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट जो है होल्ड नहीं करना चाहिए। और उसमें भी रिलेटिव को क्या एग्जम्पशन दिया, चलो रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जम्पशन है। हाउएवर एग्जम्पशन बोला कितने का, 50 लाख की फेस वैल्यू का या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो है आप होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना, या फिर 50 लाख जो भी है उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन है। अगर उससे ज्यादा होल्ड करते हो तो फिर आपका कोई रिलेटिव अगर होल्ड करता है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट और इट्स प्रमोटर डायरेक्टर्स। यहाँ पे कि नहीं प्रमोटर डायरेक्टर को भी घुसा दिया इंडेप्टेड के केस में, यानी कि आपने लोन लिया है इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल दैट इज 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा का आपने लोन लिया है, किससे किससे, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर, इनमें से किसी से भी आपने 50,000 से ज्यादा का लोन लिया है ड्यूरिंग टू प्रोसीडिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, तो फिर अगर आपके रिलेटिव ने लिया है तो आप नहीं बन सकते। अगर आपके रिलेटिव ने किसी को गारंटी दी है तो, और या फिर कोई सिक्योरिटी दी है, किसको किसको, कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर प्रमोटर डायरेक्टर को, फॉर एक्सीडिंग 50 lakhs ऑफ अमाउंट या इन इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हैज एनी अदर पेक्यूलियर रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी और सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट ऑफ 2% or more of the gross turnover or total income singly or in combination with the transaction referred to in 1, 2, 3। यानी कि क्या बोल रहा है, तुम्हारा कोई भी रिलेटिव है जिसका कंपनी या फिर उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कितने का अलाउड किया है उन्होंने, मतलब कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप बोला, फिर टोटल इनकम, ग्रॉस टर्नओवर जो भी वो उनसे कर रहे हैं ना, वो 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बोले 2% तक करो ठीक है, तुम्हारे वो रिलेटिव जो है उनका ग्रॉस टर्नओवर है फिर उनका जो टोटल इनकम है उसके 2% तक वो तुम्हारी जो भी कंपनी है, जहां तुम जो भी तुम्हारी कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन जो है वो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये जो 2% कैलकुलेट करेंगे ना टोटल इनकम का, ग्रॉस टर्नओवर का, ये कैलकुलेट करते टाइम ऊपर के तीनों भी क्लॉजेस को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 50 लाख की कहीं भी एक्सीड लिमिट तो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। वो नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, यानी कि वो खुद या फिर उसका कोई भी रिलेटिव तो नीचे दी गई कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए। होल्ड्स या फिर हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ KMP or is or has been employee of the company, holding subsidiary, associate in any 3 financial years। हमें क्या है, holds और has held, वापस से present और past, is और has been present और past, या तो तुम खुद या फिर तुम्हारा कोई भी रिलेटिव कंपनी में KMP या फिर एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, राइट, है या फिर था पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो नहीं चलेगा। However, in case of a relative who is an employee, the restriction under the clause shall not apply for the appointment of preceding 3 financial years। और तुम्हारे रिलेटिव्स के केस में जो है 3 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे रिलेटिव्स को हम एम्प्लॉयमेंट अलाउ करते हैं पिछले 3 सालों के अंदर, अगर वो एम्प्लॉय था तो इट्स ओके, ये साल में नहीं रहना चाहिए। is or has been an employee or a proprietor or a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he proposed to be appointed of, यानी कि तुम जो है is or has been an employee या फिर प्रमोटर या तो पार्टनर, तुम जो है एम्प्लॉई, प्रमोटर या फिर पार्टनर नहीं रहना चाहिए है या फिर नहीं रहना चाहिए, इसके ऐसी भी कोई भी फर्म ऑफ ऑडिटर्स के या फिर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स के जो कि अपने कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के, मतलब जिनको कि अपन ने अपॉइंट किया अपने कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में अपॉइंट होने वाले हैं, ऐसे ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी
की जो भी प्रैक्टिस है उनमें तुम एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर, और any legal or a consulting firm that has or had been any transaction with the company its holding subsidiary associate amounting to 10% or more of the gross turnover of such firm। तुम ऐसे कोई भी कंसल्टिंग या फिर लीगल फर्म के अंदर एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं रहना चाहिए जिससे कि कंपनी के साथ जिसका कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसके ग्रॉस टर्नओवर से 10 उसके ग्रॉस टर्नओवर के 10% से ज्यादा उसको जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है तो, या फिर कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट प्रोवाइड करती है तो ऐसा भी केस नहीं चलेगा। तुम वहां के एम्प्लॉय पार्टनर प्रोप्राइटर रहे तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तुम जो है तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ मिलके कंपनी में 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर नहीं होल्ड करना चाहिए, तभी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते। नहीं तो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंस क्या रह जाएगा, तुम तो फिर तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चालू कर देंगे ना, तो वैसा नहीं चलता है, तुम्हारा इंडिपेंडेंस ब्रेक होता है 2% से ज्यादा अगर रहा तो, इसके लिए वो नहीं चलेगा। इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर by whatever name called of any profit or organization that receives 25% of more of its received from the company and any of its proprietor director holding subsidiary associate or that holds 2% or more of the total voting power of the company। क्या बोल रहा है, तुम कोई भी ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी एनजीओ के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जिसको कि 25% ऑफ मोर जिसको कि 25% ऑफ मोर ऑफ द टोटल रिसिप्ट ऑफ दैट उस एनजीओ का उस कंपनी से या फिर उसके कंपनी से होल्डिंग से सब्सिडरी से एसोसिएट से या फिर उसके प्रमोटर डायरेक्टर से मिल रहा हो, ठीक है, या फिर वो एनजीओ जो है वो एनजीओ तुम्हारी कंपनी के अंदर 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर जो है होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर होल्ड करती है तो फिर तुम नहीं बन सकते उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। Who has such other qualifications as prescribed under Rule 5 of the Companies Appointment Rule 2014, that is, an independent director shall possess appropriate skill, experience and knowledge in one or other fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations and other disciplines related to the company's business। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी है, पहले अपन ने बोला उसको एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि नहीं अपन चेक करेंगे। एक या फिर एक से ज्यादा फील्ड के अंदर जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, इसमें जो भी ये सारे डिपार्टमेंट जो मेंशन किए गए हैं इसमें से एक या फिर एक से ज्यादा फील्ड के अंदर उसको जो है नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए, तभी अपन उसको जो है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करेंगे। None of the relatives of an independent director for the purpose of subsection subclause 2(3) of clause D of section 149(6) is indebted to the company holding subsidiary or has given guarantee or provided security in connection with the authority। आपने पहले देखा for any amount of 50 lakh rupees at any time during the 2 preceding financial years, उसके किसी भी रिलेटिव ने जो है उस कंपनी से होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से जो है वो 50 लाख से ज्यादा का लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए, या फिर उसकी उस कंपनी को या फिर उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को किसी और के बिहाफ पे गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी होनी चाहिए, जो कि जब वो लोन जो है वो 50 लाख से एक्सीड होता होगा तो, ठीक है। ये अगर सारे चीजें वो फुलफिल कर देता है, यानी कि ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, एक्सपर्टीज या नॉलेज है, तभी अपन उसको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करेंगे। और फिर बाद में क्या बोला है, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपन उससे डिक्लेरेशन भी लेंगे। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन दैट इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 149(6). 149(6) के अंदर बोले वाले जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से तुम जो है हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन कब देंगे, एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन विच पार्टिसिपेट एज ए डायरेक्टर। पहली बोर्ड मीटिंग जिसमें तुम पार्टिसिपेट करोगे एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के, तब तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देयर आफ्टर एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, और हर साल के पहले बोर्ड मीटिंग के में भी कोई डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल चेंजेस होंगे। 2 साल के 3 साल के जो भी तुमको चेक करना है कि भाई तुम्हारा कोई भी रिलेटिव जो है वो इंडेप्टेड नहीं है, लोन लिया हुआ नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तुम कहीं भी पार्टनर नहीं थे पिछले 2-3 साल के अंदर,
वो सब जो भी केसेस है वो तुमको हर साल इवेल्युएट करना है, तो हर साल तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वेयर एवर whenever there is any change in the circumstances which may affect the status as an independent director, और जब भी तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टेटस पे अफेक्ट करने वाली कोई भी घटना घटती है, कोई भी चेंज होता है, तो तुमको तब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बोल रहे। ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोड यानी कि तुम डिसिप्लिन कैसा मेंटेन करना चाहिए। कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 to the Companies Act 2013 as regards independent director. Schedule 4 specifies guidelines for professional conduct, role and functions, duties, manners of appointment and reappointment, resignation and removal, provisions regarding separate meetings and evaluation mechanism. तुम जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कोड के हिसाब से भी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए बोल रहे, तभी तुमको अपॉइंटमेंट होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन क्या देंगे? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि कोई भी एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर बोले वाली कोई भी दूसरे जो भी प्रोविजंस है, उन सभी प्रोविजंस को ये जो भी प्रोविजन है सेक्शन 149(9) ये जो है ओवरराइड करता है। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड 198, सब्जेक्ट टू सेक्शन 197, 198, 197 और 198 को छोड़ के बाकी सभी प्रोविजंस पे 190, 149(9) जो है वो ओवरराइड करता है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। कोई भी स्टॉक ऑप्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देंगे। जैसे कि अपन एम्प्लॉइज को देते हैं ना ESOP, तो ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा। एंड मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ, रेम्यूनरेशन कैसा मिलेगा? फी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197(5). 197(5) के अंदर जो फीस बोली है वो फीस मिलेंगी। रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग्स, रीएम्बर्समेंट होगा तुम्हारे खर्चों का। एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन तुमको मिलेगा। अगर समझो मेंबर्स ने तुमको अप्रूव किया है कि भाई तुमने ये प्रिस्क्राइब लिमिट है, तुमने समझो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ा दिया, तो हम तुमको 1% ऑफ एक्सीडिंग द प्रॉफिट देंगे। ऐसा अगर मेंबर्स अप्रूव करते हैं तो तुमको फिर 100 करोड़ के आगे वाला जो भी प्रॉफिट होगा तो उस पे 1% मिलेगा। सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मिलके मिलेगा, सबको अलग अलग नहीं। सिटिंग फीस रिक्वायर्ड to be paid to an independent director shall not be less than sitting fees which may be payable to other directors। जो भी मीटिंग में, जो भी बोर्ड मीटिंग है, एजीएम है, इसमें बैठने की जो भी सिटिंग फीस है जो अपन दूसरे डायरेक्टर्स को देंगे, सेम उतनी ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देंगे, उसको कोई कम नहीं देंगे। अब एक समानता, अपना स्टेटस जो है सेम रखना है, दोनों भी डायरेक्टर है उसके लिए। टेन्योर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 को सब्जेक्ट में, यानी कि उसको एग्जम्पशन में, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 5 consecutive years ऑन द बोर्ड। 5 साल के लिए, 5 consecutive years के लिए जो है अपन 149 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं बोले। एक एक बार अगर उसको अपॉइंट किया ना तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसा है, अगर समझो 152 के अंदर स्पेसिफिकली कुछ टाइम पीरियड उन्होंने बोला है कि कितने टाइम पीरियड के लिए अपन इसको अपॉइंट करते, तो वो टाइम पीरियड नहीं, तो फिर 5 साल का टाइम पीरियड। Eligibility for reappointment. He shall be eligible for reappointment on passing a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report. Special resolution अगर पास होता है कंपनी के अंदर तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट होगा बोल रहे, और वो जो भी डिस्क्लोजर, उसका डिस्क्लोजर जो है बोर्ड मीटिंग में देना चाहिए। According to first provision of section 169(1), independent director reappointed for second term under section 149(10) shall be removed by the company only by passing special resolution। और ऐसे केस में अगर तुमको, ऐसे तुमने जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया है 5 साल के कॉन्जिक्यूटिव ईयर के बाद में भी, फिर अगर तुमको उसको रिमूव करना है डायरेक्टरशिप से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट से हटाना है, तो तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से तुम नहीं निकाल सकते। इसका अपन बाद में देखेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के केस में इन डिटेल। लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट ऑफ ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive years। 2 consecutive years से ज्यादा के लिए जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता बोल रहे। 2 consecutive years यानी कि 5 साल का अपन ने देखा, एक consecutive टर्म होगा, टर्म पहले बात कर रहा था, 5 साल का consecutive years यानी कि एक कॉन्जिकेटिव ईयर को अपन एक टर्म मानते, पूरा कॉन्जिकेटिव टर्म मानते। ऐसे 2 कॉन्जिकेटिव टर्म्स यानी कि ऐसे 2 5-5 साल के कॉन्जिकेटिव ईयर के लिए तुम अपॉइंट हो सकते, यानी कि मैक्सिमम 10 ईयर, उससे ज्यादा के लिए तुम अपॉइंट नहीं हो सकते।
cooling period for appointment. However, he shall be eligible for appointment after the expiration of 3 years of ceasing to be an independent director. However, during the said period of 3 years, he shall not be appointed or to be associated with the company in any other capacity, either directly or indirectly. क्या बोल रहा है? However, he shall be eligible for appointment after the expiration of 3 years of ceasing to be an appoint. यानी कि जब तुम्हारा 2 consecutive term हो जाता है, उसके उसके बाद में तुमको 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया है, 3 साल के बाद ही तुम्हारा वापस से रीअपॉइंटमेंट होगा, तब तक तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टर की पोस्ट पे बोलो या फिर कोई भी पोस्ट पे तुम कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते तुम्हारी। ठीक है। देन क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेस देन 5 years, और 5 साल से कम के लिए भी तुम अपॉइंटमेंट कर सकते हो बोल रहे डायरेक्टर की। जरूरी नहीं है कि तुमने जो है 5 साल के लिए ही करना। और अगर समझो तुमने है ना इनके समझो 152 के अंदर 3 years या फिर 2 years के लिए जो है कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया ना, तो ये जो भी अपॉइंटमेंट तुमने कर दिया वो एक कॉन्जिकेटिव टर्म हो गया। क्या हो गया? एक कॉन्जिकेटिव CUTIVE कॉन्जिकेटिव टर्म। तो ये जो है एक कॉन्जिकेटिव टर्म हो गया, और उसके बाद में तुमने रीअपॉइंटमेंट किया, फिर समझो तुमने 5 साल के लिए किया, तो ये तुम्हारा दूसरा कॉन्जिकेटिव टर्म हो गया। तो अभी तो तुम यहाँ पे बोलेंगे समझो 2 साल का अपन केस पकड़े, ये 2 साल हो रही है, 5 साल कितने हो गए? 7 साल हो गए। तुम बोलेंगे 5-5 साल के 2 consecutive टर्म बोले तो ना, तो 10 साल होता, लेकिन अभी ये दोनों को मिला तो फिर 7 साल ही हो रहा, तो मेरे तो 10 साल होना चाहिए, फिर मैं अभी कूलिंग पीरियड नहीं लेता। नहीं, उन्होंने क्या बोला था, 2 consecutive टर्म अगर तुम्हारे हो गए तो फिर तुम्हारा 3 साल का कूलिंग पीरियड लग गया, चालू हो गया वहां से, फिर तुम्हारा 10 साल हो या मत हो कोई फायदा नहीं पड़ता। लायबिलिटी क्या बोल रहा है? 149(12) sorry, of the act, following person shall be liable for the following acts: an independent director, act of omission or commission by the company which had occurred with his knowledge। अगर उसके नॉलेज से कोई भी अगर समझो एक्ट ऑफ कमीशन या फिर एक्ट ऑफ ओमिशन हो रहा है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लायबल हो जाएगा उसके लिए। attributable to board processes with his consent or convenience where he had not acted diligently। अगर समझो बोर्ड प्रोसेस एट्रीब्यूटेबल, जो भी बोर्ड प्रोसेस के हिसाब से हुआ है, एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड बोर्ड प्रोसेस, उसके कंसेंट के, उसने कोई भी चीज में कंसेंट दिया है जो कि गलत थी, विच ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, अगर उसने कोई भी चीज में कंसेंट दिया है वो गलत थी तो भी उसको लायबल किया जाएगा। अगर उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया जैसे उसको एक्ट करना चाहिए था एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लायबल हो जाएगा। और इसके लायबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो अपन आगे देखने वाले हैं सेक्शन 166 167 के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग अ प्रमोटर और अ KMP, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग अ प्रमोटर और KMP, ये लोग भी जो है इन सभी चारों चीजों के लिए एप्लीकेबल है, लायबल हो जाएंगे। यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फिर से कौन आ गया, जो कि नॉमिनी डायरेक्टर्स बोलो या फिर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स जो भी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, वो लोग भी जो है, क्योंकि वो लोग डेली रूटीन में नहीं आते ना, तो वो लोग डेली रूटीन के लिए एक्ट के लिए अप्लाई नहीं है, लेकिन उन्होंने जहां कंसेंट दिया है फिर उनके कंसेंट से उनको पता था, फिर भी कुछ उन्होंने छुपाया, उन्होंने होने दिया वो गलत सब, तो फिर वो गलत के लिए वो एप्लीकेबल, वो लायबल हो जाएंगे बोल रहे। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, रोटेशन से रिटायर करेंगे इनको। प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन कवर्ड अंडर सेक्शन सब क्लॉज 6-7 ऑफ सेक्शन 152 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। रिटायरमेंट बाय रोटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये रोटेशन में रिटायर नहीं होते, जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के बाद ही ये लोग जो है रिटायर होंगे, इनको रोटेशन का रूल अप्लाई नहीं होता। अपन ने पहले ही देखा था, जब अपन लायबिलिटी फॉर रोटेशन जब अपन कैलकुलेट करते तो अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को वगैरह जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से एक्सक्लूड कर देते कैलकुलेशन के टाइम पे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होते हैं बोल रहे। क्यों? क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर जो भी होते हैं ना वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो ध्यान रखना चाहते हैं कंपनी के अंदर जो भी उनका इंटरेस्ट है कहीं वो हार्म ना हो जाए, कहीं कंपनी कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि उनके इंटरेस्ट को फर्क पड़े, उनका जो भी लोन का रीपेमेंट वगैरह है तो उसको कहीं फर्क ना पड़े, बल्कि नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और नॉमिनी डायरेक्टर्स का टाइम पीरियड जो होता है वो वैसे भी जब तक उनका जो टोटल लोन है वो लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक नॉमिनी डायरेक्टर रहते हैं, जब लोन रीपे हो गया
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर्स को निकाल देती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग है और नॉमिनी डायरेक्टर्स अलग है, ऐसा इनको बोलना है। ये पैराग्राफ जो है वो आप एक बार रीड कर लो। और एग्जाम्पशन दिया है, किसको किसको यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पशन सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एग्जाम्प्टेड है बोल रहे फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और सेक्शन 12, ये सब सेक्शन 149 के जो भी सब सेक्शंस है वो सेक्शन 8 कंपनीज को अप्लाई नहीं होते, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो भी अपन ने देखा अभी वो सब सेक्शन 8 कंपनीज को अप्लाई नहीं होता। देन उसके बाद में क्या है, सेक्शन 150। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सब अपन जो है रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में जितना अपने को क्विक हो सके उतना क्विक रिवीजन करना है आपको। फटाफट से मैं जो भी बोल रहा हूँ बस वो सुनते जाना है, देखते जाना है, और जहां पे रीड करने को बोला वो आपको बाद में रीड करना है, ठीक है। Section 150 of the Act and Rule 6 of the Companies contain provisions regarding the manner of selection of independent directors and maintenance of data bank of independent director। यानी कि सेक्शन 150 क्या बोलता है, आपको किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए। मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसा सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो लोग होंगे जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन करते हो, जो जिनके पास एक्सपर्टीज हो, जिनके पास स्किल्स हो, जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उनको ही आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करना है। किसी अरे गहरे को अपॉइंट नहीं कर सकते। अब कंपनी बोलेंगे भाई हम ये लोगों को कहां से ढूंढ के लेके आए, तो फिर एक डेटा बैंक मेंटेन किया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, वहां से आप देखो कि आपके लिए कौन सही है और फिर आप उसको जो है वो अपॉइंट करो। मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 an independent director may be selected from a data bank containing names, addresses and qualification of persons who are eligible and willing to act as an independent director subject to the provisions of section 149(6)। अब जो है डेटा बैंक मेंटेन किया जाएगा बोले जिसके अंदर नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन उस आदमी का, वो एलिजिबल है या नहीं, वो विलिंग है क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने को, तो वो सब डेटा बैंक मेंटेन होगा। आप वो डेटा बैंक देखना है और आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनाना है, आपको उसको अप्रोच करना है। अब ये डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगा भाई, such data banks shall be maintained by any body, institution or association as may be notified by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेंगी कौन सी बॉडी को, इंस्टीट्यूट को या फिर एसोसिएशन को, ये सब मेंटेन करने की अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको ऑथराइज करती है वो लोग ये डेटा बैंक मेंटेन करेंगे, हैविंग एक्सपीरियंस इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डेटा बैंक एंड पुट ऑन देयर वेबसाइट, और वो उनके वेबसाइट पे ये डेटा बैंक जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। फिर उस डेटा बैंक को जो है फॉर द यूज ऑफ कंपनीज अप्रोचिंग अपॉइंटिंग सच डायरेक्टर, फिर वो उस डेटा बैंक को जो है कंपनीज जो है यूज करेंगी उनका अपॉइंटमेंट के लिए। रूल 6 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस, रूल 14 lays down the provisions for creation and maintenance of data bank। अब क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक के लिए भी कंपनीज एक्ट के अंदर रूल बोले हुए हैं, कैसे तुमको मेंटेन करना है, किसको मेंटेन करना है, क्या क्या उसमें रहना चाहिए, क्या नहीं, सब बोले वाला है। ऑथोराइज एजेंसी टू क्रिएट एंड मेंटेनेंस, सिर्फ ऑथोराइज एजेंसीज जो है वो ही लोग डेटा बैंक जो है वो मेंटेन कर सकती है और क्रिएट कर सकती है। नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कोई भी आदमी का डेटा बैंक बना देगा और बोल देगा चलो ये सब लोग प्रैंक किया भाई, मस्ती, मेरे को मस्ती आई, मैंने क्या किया, बना दिया एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अड्डा.com। क्या लग रहा है आज के डेट में वेबसाइट बनाने को, कुछ भी नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अड्डा.com मैंने भी बना दिया और बोला छोड़ दिया, कोई भी नाम है, मेरे 10-15 दोस्तों का नाम लिख दिया। कोरोना में सबको नौकरी की जरूरत थी, मैंने बोला चलो तुमको नौकरी मिलने का है, मेरा भी टाइम पास होता, मेरा भी प्रैंक होता, और तुम्हारे को एक फोन आ जाएगा अगर लग गए, वो तुम आप बोलते ना अपन तीर मारे तो लग गए, तो लग गए, क्या जा रहा अपना भी, तो डाल दिया मैंने भी इनका सबका क्वालिफिकेशन ये वो यहाँ पे मेरे दोस्तों का, और बोल दिया डेटा बैंक जो है डिस्क्लोज कर दिया, फिर बोला और मार्केटिंग भी कर दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अड्डा.com, और यहाँ पे आइए और पाइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो फिर कंपनी लोग आने लगे और देखने लगे और सबको फोन करके बुलाने लगे, फिर ऐसा हो जाएंगे तो बैंक गलत हो जाएंगे ना ये सब, क्योंकि वो लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो लोग अब उनको जॉब होना तो मैंने छुट्टी बना दिया, कर दिया, तो ये सब गलत है। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑथोराइज इंस्टीट्यूट, बॉडी या फिर एसोसिएशन जो है विच हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय central government shall create and maintain a data bank of persons willing and eligible to be appointed as director
and such data bank shall be placed on the website of Ministry of Corporate Affairs or any other website as may be approved or notified by central government. अब ये जो भी डेटा बैंक जो भी है वो कौन मेंटेन करना है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया। अब उन्होंने मेंटेन तो किया, बनाया, सब किया, अब वो डिस्क्लोज कहाँ करना है, डिस्क्लोज करना तो एमसीए के साइट पे करना बोले, या फिर कोई दूसरी साइट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है और नोटिफाई करती है, तो ही उस पे जो है कोई और वेबसाइट पे, नहीं तो एमसीए की वेबसाइट पे ये डेटा आपको मिलेगा। कोई भी अरे गहरे वेबसाइट पे नहीं जाने का, कहीं से भी डेटा उठाने का नहीं। ऐसे कोई भी लोग आए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अड्डा.com फिड्डा.com, तो ऐसे पे जाने का नहीं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डिटेल्स लेने का नहीं। अब क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करेंगे बोल रहे डेटा बैंक में, अकॉर्डिंग टू रूल 6(2) ऑफ द बैंक रेफर्ड टू इन सब रूल 1, above shall contain the following details in respect of each person in the data bank to be eligible and willing to be appointed. दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कंपलसरी है डायरेक्टर बनने के लिए, टैक्स, उसका पैन नंबर होना चाहिए, उसका नाम, सरनेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, उसका उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम सोर्स क्या है, उसका पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या पढ़ा भाई तू, 10वीं, 10th एचएससी, 10th एसएससी पढ़ा बोले, 12th एचएससी पढ़ा बोले, फिर क्या किया, बाद में सीए किया, चलो सीए हो गया बोले, फिर क्या किया, सीएस भी कर लिया, बहुत ही जोश आया, सीएफए भी कर लिया, अरे बहुत पढ़ाई करता है, एकदम तोड़ बंदा है, सीपीए भी कर लिया, बस ना। अब और क्या करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एग्जाम भी दे दिया बोले, फिर ये सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एग्जाम भी पास हो गया, ये सब एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो तुम वहां पे मेंटेन करना। उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, कौन से फील्ड में उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है वो तुमको वहां पे मेंटेन करना है। एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन, कोई उस पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी लीगल पेंडिंग यानी कि कोर्ट केस चालू है या फिर पेंडिंग है, पहले था या फिर अभी है चालू में, वो तुमको यहाँ पे मेंटेन करना है। द लिस्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन विच ही इज और वाज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऐसे एलएलपी का तुमको यहाँ पे डेटा मेंटेन करना है जिसके अंदर वो पहले था या फिर अभी है डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन पे, दूसरे कोई भी नहीं। जहां पे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ऐसी एलएलपी का नाम, इंडस्ट्री ऑफ दैट नेचर ऑफ दैट इंडस्ट्री और ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए वो वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल के था। और द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन विच ही इज और वाज अ डायरेक्टर, वो है या फिर था डायरेक्टर बोल के, उन कंपनी का नाम, उस कंपनी का इंडस्ट्री का नाम, नेचर क्या था, वहां पे कौन सी पोस्ट पे था, एग्जीक्यूटिव था, नॉन एग्जीक्यूटिव था, एमडी था, इंडिपेंडेंट था, नॉमिनी था, कौन सी पोस्ट पे था वो एज ए डायरेक्टर या फिर है वो तुमको बोलना है, और कितने टाइम पीरियड के लिए था वहां पे डायरेक्टर, वो भी तुमको यहाँ पे डेटा में मेंटेन करना है। Due diligence to be exercised by the company. Further, the responsibility of exercising due diligence before selecting a person as an independent director from the data bank shall lie with the company making such appointment. Due diligence, तुम्हारा due diligence है, तुम किसी को भी सिलेक्ट करने के पहले जो है वो तुम्हारा ध्यान रखना, अपन किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जो भी ले रहे वो बराबर है कि अपने कंपनी के हिसाब से, अपने कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड उसको नॉलेज एक्सपर्टीज है कि नहीं, वो तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना बोल रहे। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, और उसका अपॉइंटमेंट जो है जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूव होना चाहिए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 152 and the explanatory statement annexed to the notice of general meeting call to consider the said appointment shall indicate the justification for choosing the appointment of इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना बोलते कोई भी स्पेशल काम है, इसके लिए अपने को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, तो स्पेशल नोटिस के अंदर जो है अपन उसके बारे में मतलब मेंशन करना चाहिए कि भाई हम ये आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करना चाहते हैं, ये इसके ये क्वालिफिकेशंस है, इसको ही क्यों, ये जस्टिफिकेशन तुम वहां पे देना चाहिए बोल रहे। डेटा बैंक टू कंटेन लिस्ट ऑफ विलिंग पर्सन हु डिजायर टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब डेटा बैंक को जो है वैसे ही लोगों का डेटा मेंटेन करना चाहिए जो कि विलिंग है। अब भाई बन सकते लेकिन इच्छा ही नहीं है, अब उम्र हो गई क्या करेंगे, पहले से ही मैं कि नहीं बहुत जगह पे मेरी जो भी लिमिट है वो लिमिट में एक्सीड कर चुका हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 7 नंबर ऑफ 7 जगहों में एट अ टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ। और अगर ऑडिट कमेटी का केस आ जाता है तो वहां पे मुझे सिर्फ 3 का जो भी, अगर समझो मैं एमडी वगैरह कहीं पे हूँ, एमडी डब्ल्यूटीडी कहीं पे हूँ, तो मुझे वहां 3 का ही आ जाता है। तो फिर वैसे अभी अगर कोई नहीं बन सकता है तो वहां पे
उसका डेटा में, उस डेटा, अपने डेटा में से उसको जो है अपन निकाल देना चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। और ये जो भी डेटा बैंक है, इस डेटा बैंक के लिए अपन फीस चार्ज करेंगे। फोकट में कुछ नहीं मिलता इस जमाने में, सबके लिए पैसा लगता है। पैसा दो, बोले पैसा पे एक तमाशा देख, ऐसा काम है यहाँ पे सब। राइट। और अगर समझो अपने कोई भी जो भी डायरेक्टर्स है, वो अगर उसके जो भी डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाहता है ना, वो खुद से उन डेटा बैंक्स को अपना डेटा देगा कि देखो देखो भाई, मेरा ये सब डेटा है, ये क्वालिफिकेशन है, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ, आप आपके डेटा बैंक में मुझे इंक्लूड करो। और अगर उस डेटा में कभी भी कुछ भी चेंज आता है, तो विद इन 15 days ऑफ दैट चेंज, आपको जो है उस डेटा बैंक को बोलना चाहिए कि भाई देखो, मेरे क्वालिफिकेशंस में, मेरे एक्सपर्टीज में ये पर्टिकुलर चेंज आ चुका है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर बन चुका हूँ, मैं यहाँ पे डिजिग्नेटेड पार्टनर बन चुका हूँ इस पर्टिकुलर एलएलपी के अंदर। तो वो जो भी चेंज है वो विद इन 15 days ऑफ सच चेंज तुमको जो है इंटीमेट करना चाहिए उस एजेंसी को। तो फिर वो अपने डेटा बैंक में जो है उस हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है। पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, द डेटा बैंक पोस्टेड ऑन द वेबसाइट शाल एक्सेसिबल एट स्पेसिफाइड वेबसाइट, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सब्सटैंशियली आइडेंटिकल टू द फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो सब्सटैंशियली भी आइडेंटिकल होना चाहिए। सर्चेबल ऑन द पैरामीटर, और अपन उसमें फिल्टर लगाना आना चाहिए। बोल रहे भाई, मैं मेरी कंपनी के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशंस है बोलो, या फिर वो मेरी कोई कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी में पहले था क्या डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो चेक करने के लिए मुझे उस पर फिल्टर लगाना है, तो वो सर्चेबल होना चाहिए। बोल रहे बरोबर। प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट और फॉर्मेट्स कन्वीनियंट फॉर बोथ प्रिंटिंग एंड व्यूइंग ऑनलाइन, और वो जो भी है वो प्रिंट होना भी चाहिए और ऑनलाइन देखने के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। दोनों भी फॉर्मेट में उसमें अवेलेबल रखना चाहिए अपने को उसको। कंटेन लिंक टू ऑब्टेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू व्यू और अपॉइंट द पर्टिकुलर फ्री ऑफ चार्ज, और अपन ने जो है लिंक भी वहां पे प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर अपना कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक शो कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी वहां पे अपने को प्रोवाइड करनी चाहिए। मैनर एंड प्रोविजन ऑफ सिलेक्शन manner and procedure of selection specified by central government. Central government may provide manner and procedure of selection of independent directors who fulfill the qualification and requirements specified under 149. और 149 के अंदर जो भी मैनर और जो भी उन्होंने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब किया है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, वो सब जो है वो फुलफिल करता है कि नहीं अपने को देखना चाहिए। आफ्टर सेक्शन 149 पे अपने को देखना चाहिए कि भाई अपना अपन जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो 149 के जो भी प्रोविजंस है उनको सबको फुलफिल करता है कि नहीं। और सेक्शन 150 का जो भी एग्जाम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनीज को दिया है, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का केस में इनको सेक्शन 8 कंपनीज को बाहर रखा गया है, इनको एग्जाम्पशन है। कब एग्जाम्पशन है? अगर वो सेक्शन 137 और 192 को जो है फुलफिल करते हैं तो, नहीं तो नहीं। अब चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देख लो कैसा कैसा मैनर ऑफ सिलेक्शन है। कंपनी क्या करेंगी? सिलेक्ट करेंगी पर्सन को। कहां से सिलेक्ट करेंगी? डेटा बैंक से करेंगी। डेटा बैंक में क्या होता है? नेम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन होता है और उस आदमी का। कौन मेंटेन करता है ये डेटा बैंक? एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, एसोसिएशन जिनको की सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। आज का थोड़ा हेक्टिक जा रहा होगा आपको, ये आपको वापस से एक बार रीड कर लेना है। बहुत बड़ा लेक्चर हुआ होगा। ठीक है, ओके, नो वरी। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ा हुआ समझाया हुआ, तो प्लीज ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट उनको भी बेनिफिट होगा, वो भी बेनिफिट ले पाएंगे इस लेक्चर से। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में वो गलती बताओ, सो दैट मैं खुद के भी स्टडीज में वो चीज को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।